हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम वीडियो नंबर 6 या पार्ट 6 ऑन रोटेशनल मोशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पिछले चैप्टर में या पिछले पार्ट में टॉर्क एज अ कॉन्सेप्ट को समझा था। अब हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लगाते जाएंगे। बेसिक न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे और क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और फिर हम टॉपलिंग एज अ कॉन्सेप्ट समझेंगे। टॉपलिंग एज अ कॉन्सेप्ट समझेंगे। आप जैसे सड़क पे आपने कई बार देखा होगा, सड़क पे गाड़ी जा रही थी, ट्रक गई जा रही थी, पलट गई, राइट? या कोई बॉक्स है, हम उसे पुश करते हैं और वो पलट जाता है। तो टॉपलिंग एज अ कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में या इस पार्ट में हम जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे वो न्यूमेरिकल्स टॉर्क के एक लेवल तक आपको ले जाएगा। उसके बाद हम अगले चैप्टर में उन्हीं और टफ न्यूमेरिकल्स या अगले पार्ट में, मैं जब बार बार चैप्टर कह रहा हूं तो चैप्टर का मतलब नेक्स्ट जो 7.00 रोटेशनल मोशन का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हमारे टॉर्क के हम और टफर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। हम लेवल को फाइनली जेई एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। तो ये हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। हम शुरू करेंगे बेसिक लेवल के क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक रोटेशनल मोशन के जो पुराने वीडियोस हैं या पार्ट्स हैं उनको आपने देख लिया है और किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में राइट करिए। हम उसको किसी न किसी फॉर्मेट में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, जो भी इश्यूज हैं। तो मान लीजिए हम लोगों ने टॉर्क का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? हम लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, टॉर्क वेक्टर फॉर्मेट में आर, जो डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्मेट है, इनटू ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, राइट? ये पढ़ा था। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या बनना पूछा जा सकता है, अगर मान लीजिए आर आपको दिया हो एक वेक्टर फॉर्मेट में, जैसे 6i प्लस 7j माइनस 8k, और फोर्स जो दिया है वो आपका दिया हो 3i प्लस 9j माइनस 6k। अब आपसे पूछ दिया जाए कि टॉर्क क्या है, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम लोग, ये आपको याद होगा। यहां पे i, j और k, r क्रॉस f है, तो 6, j वाला 7, r का -8, राइट? याद आ रहा है? हम लोगों ने ये सारी चीजें वेक्टर वाले चैप्टर में कवर की है। और f का 3, 9 और -6। अब कैसे हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट? हम करेंगे i, ये वाला, तो इस वाले सेक्शन को हम छोड़ देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 इंटू -6 -42 माइनस 9 8 72, तो माइनस माइनस 72 था, तो या क्लैरिटी के लिए लिख देता हूं -72, ये हो गया। फिर उसके बाद j पॉजिटिव में, तो फिर क्रॉस करिए इस डायरेक्शन में, या आप j का साइन माइनस कर दीजिए और क्रॉस आप इस डायरेक्शन कर दीजिए, बीच वाली लाइन आप छोड़ देते हैं। तो -36 किसको? 6 और 6 -6 को, तो -36 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 3 24 -24 प्लस के, तीसरे बार साइन फिर से चेंज, के वाला कॉलम आप छोड़ देंगे, 6 9 54 माइनस 7 3 21। क्या आंसर आ गया? आंसर आ गया, आई कंपोनेंट कितना हुआ?
ये माइनस माइनस 72 हो गया, 72 माइनस 42 30 आई, तो 30 आई। ये क्या होगा, -36 प्लस 24, -32 प्लस 24 मतलब -12J। और ये सॉरी, ये तो प्लस हो जाएगा ना, J के सामने माइनस है तो -36 और प्लस 24 तो -12 और माइनस J तो +12J। और K कितना हो गया, 54 माइनस 21 33, तो 33K प्लस 33K। तो ये हो गया आपका टॉर्क वेक्टर फॉर्मेट में। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये पीछे से कि ये स्क्रीन पे कैप्चर्ड है या नहीं। हाँ, कैप्चर्ड, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया कि अगर वेक्टर फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन के को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। और मान लीजिए एक बॉडी है जो यहां पे हिंज्ड है, इस लेवल पे हिंज्ड है, ठीक है। अब इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं या कई फोर्सेस लगा देते हैं। एक फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। एक फोर्स ऐसे F2 यहां पे मान लीजिए 30 डिग्री बना रहा है, तो ये हो गया आपका F2। और एक फोर्स F3 यहां से वर्टिकल से 60 डिग्री बना रहा है, F3। मान लीजिए F1 का वैल्यू 10 न्यूटन है, इसका 20 न्यूटन है और इसका 30 न्यूटन है। F1 जो है वो 1 मीटर पे अप्लाई हो रहा है, F2 जो है वो 2 मीटर पे इसका एप्लीकेशन है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 2 मीटर का है, 2 मीटर का है। और F3 जो है इसका डिस्टेंस मान लीजिए 4 मीटर है। अब आपसे पूछा जाए कि नेट टॉर्क एक्टिंग एट दिस पॉइंट ए, नेट टॉर्क एक्टिंग एट दिस पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पे ये भी जो फोर्सेस लग रहे हैं ये कितना टॉर्क लगाएंगे। ठीक है, सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। तो क्या करना है, सभी फोर्सेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो इस डिस्टेंस पे लग रहा होगा वो कैलकुलेट कर लें और सबको जोड़ दें। टॉर्क जो क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा नेट टॉर्क, दिस वुड बी इक्वल टू T1 मतलब जो फोर्स F1 लगा रहा है, टॉर्क T2 प्लस टॉर्क T3, T1 प्लस T2 प्लस T3। कैसे निकलेगा, T1 तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में है तो T1 तो बड़ा सिंपल तरीके से निकल जाएगा, सीधे परपेंडिकुलर फोर्स और जो डिस्टेंस वेक्टर है दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री बना रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका T1, वो हो जाएगा 10 इंटू 1, ठीक है, न्यूटन मीटर। ये हो गया 10 न्यूटन मीटर। F2 कैसे लगेगा, F2 का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर हो, तो देखिए इसका मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। F2 का एप्लीकेशन कैसे है, इस डायरेक्शन में है, इसको आपने एक्सटेंड कर दिया, ठीक। F2 बना रहा था 30 डिग्री इधर, तो 30 डिग्री ये भी हो गया, ठीक। ये F2 है। F2 के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, F2 साइन 30 डिग्री ऊपर और F2 कॉस 30 डिग्री इधर।
एक बार मैं चेक कर लूं बोर्ड पे दिख रहा है या नहीं। यहां तक आप क्लियर है? डिस्टेंस आपका जो है वो 2 मीटर दिया हुआ है यहां से यहां तक। तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे जो इसके परपेंडिकुलर लग रहा होगा? F2 sin 30। तो T2 का वैल्यू क्या हो गया? F2 का वैल्यू 20 साइन 30, मतलब 1/2। साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है, इनटू डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर का है, तो ये कितना हो गया? 1/2 10, मतलब 20 न्यूटन मीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 न्यूटन मीटर आ गया। ये चीज क्लियर हो गई। अब T3 कैलकुलेट करते हैं। मैं इस वाले सेक्शन को रब करता हूं। T3 कैलकुलेट करते हैं। सॉरी, F3 का कौन सा कंपोनेंट है जो अब परपेंडिकुलर लग रहा होगा? तो कैसे लग रहा है? ये है हमारा डिस्टेंस वेक्टर का डायरेक्शन, और ये फोर्स हमारा ऐसे अप्लाई हो रहा है F3 इस डायरेक्शन में। ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ये एंगल बन रहा है F3 का 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री बन रहा है, 30 नहीं 60 डिग्री बन रहा है। तो ये 60 बन रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? नेचुरली F3 का ये एक्सटेंशन है, ये भी 60 डिग्री हो गया। ये 60 हो गया तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? F3 cos 60 डिग्री, और ये लगेगा F3 sin 60 डिग्री। ठीक है, F3 का F3 cos 60 डिग्री। तो अभी परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है इस केस में? इस केस में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फोर्स का वो F3। इस केस में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो है F3 cos 60 डिग्री। तो T3 क्या हो जाएगा अपना? फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट F3 30 cos 60 डिग्री इंटू डिस्टेंस कितना है? 4, तो कितना हो गया? न्यूटन मीटर। cos 60 1/2, cos 60 1/2, तो 15 इंटू 4 60 न्यूटन मीटर। तो नेट टॉर्क आपका कितना हो गया? टॉर्क नेट 60 + 20 + 10 90 न्यूटन मीटर। नेट टॉर्क जो आ गया है आपका 90 न्यूटन मीटर। एक्सेलेंट, बोर्ड पे दिख रहा है। पिछले वीडियो में थोड़ा सा कुछ पोर्शंस कट गए थे, तो मैं इस बार हल्का सा कॉशियस हूँ। तो देखिए आपने क्या कैलकुलेट किया? आपने जो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, उन फोर्सेस का आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाला, और फिर आप उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। एज्यूम करते हैं कि कोई एक फोर्स यहाँ पे ऐसे लग रहा होता F4, तो चूंकि ये फोर्स इसी पॉइंट से, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से ही अबाउट दिस पॉइंट ही पास हो रहा है, तो इसका नेट टॉर्क हम 0 कंसिडर करते हैं और इसे हम नहीं लेते। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में जैसे जैसे हमारा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे ही इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन आपके सामने आता जाएगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर राइट करिएगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे हम टफ करें, आप फेमिलराइज होते जाएं हर एक तरीके के क्वेश्चन से। तो अब जो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है आपसे, वो क्वेश्चन एक रियल लाइफ से लेते हैं। ठीक है, और वो है, आप लोगों ने क्रेन देखी है ना? क्रेन बड़े बड़े हैवी लोड्स उठाते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्रेन यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे, और उसका जो आर्म है जो पुल कर रहा है वो यहाँ पे कहीं एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन में। ठीक है, आर्म की लेंथ हम मान लेते हैं 10 मीटर में पकड़ लेते हैं। आर्म की लेंथ जो है वो 10 मीटर है, और इसने यहाँ पे इस ऐसे
अभी सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये एक पॉइंट मास मानता हूं, और वो पॉइंट मास की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे इसने लगभग लगभग 500 केजी का एक ऑब्जेक्ट पकड़ रखा है। ठीक है, तो ये जो m है, स्मॉल m, ये 500 केजी का है। बाद में हम इसको एक बॉक्स का शेप या कोई और ऑब्जेक्ट का शेप देंगे, फिर उसका लेंथ भी इसमें ऐड करेंगे, तो हम क्वेश्चन को और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस क्वेश्चन के लिए हम मानते हैं कि एक हाईली डेंस पॉइंट मास है, उसकी लेंथ नेग्लिजिबल है 10 सेंटीमीटर के आसपास इस लेंथ के कंपैरिजन में, और इसीलिए हम उसे एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर रहे हैं। 500 केजी का है, या 50 केजी कर लेते हैं, 50 केजी का है। और इस आर्म का, क्रेन भी तो आयरन का जो आर्म होता है वो भी आयरन से बना होता है, तो इसका मास जो है वो मास इस वाली बॉडी का, ये जो पोर्शन है जो यहां से यहां तक जिसने उठाया हुआ है, इसका मास मान लेते हैं हम लोग 500 केजी। ठीक है, 500 केजी मान लेते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो टॉर्क ये बॉडीज प्रोड्यूस कर रही होंगी, ये और ये, वो कितना होगा। आपसे ये पूछा जाए कि इस पॉइंट ए पे जहां पे ये हिंज्ड है, यहाँ पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए कि कैसे आप इस चीज को करेंगे। ये लेंथ जो है वो आपके 10 है। हाँ, मान लीजिए यहाँ पे एक चीज मिस हो गई, वो है कि इसने होल्ड किया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री पे। ठीक है, 60 डिग्री इसने हॉरिजॉन्टल से होल्ड किया हुआ है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एक ट्रायंगुलर शेप दे दिया आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो मास m1 है, इसकी वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, mg। ठीक है, विच इज इक्वल टू 50 kg है, और g हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं, तो 500 न्यूटन। ठीक है, ये जो जिसे हम पॉइंट मास की तरह जिस ऑब्जेक्ट को ट्रीट कर रहे हैं। अगला, चूंकि ये खुद ही काफी हैवी मटेरियल है, तो इसका भी अपना एक मास होगा जो यहाँ L/2 पे कहीं लग रहा होगा। ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, वो भी नीचे की तरफ लग रहा होगा। वो कितना है, 500 mg, विच इज इक्वल टू 500 इंटू G10, मतलब कि 5000 न्यूटन। अब देखिए, ये टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, पॉइंट की तरफ मूव करेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, और ये जो टॉर्क है ये भी किस डायरेक्शन में घुमाएगा, वो भी घुमाएगा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कोई ना कोई एक फोर्स और लगना चाहिए जो इसको बैलेंस करेगा। हम इसी क्वेश्चन को एक डिफरेंट फॉर्मेट में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ये पूछें कि यहाँ पे ये कितना टॉर्क लगा रहा है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे टॉर्क लगा रहा है, तो आप समझते हैं कि नेट टॉर्क इन दोनों मासेस की वजह से कितना होगा। आप सोचिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मान लीजिए हमारा d1 है, और ये हमारा फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। मान लीजिए इसे हम F1 मान लेते हैं, और इसको F2 मान लेते हैं, और ये d2 है, और ये हमारा d1 है। यहां तक क्लियर है आप लोग, डिस्टेंस d2 और डिस्टेंस d1। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, सोचिए कैसे निकालेंगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। इस वाले ट्राइंगल में ये डिस्टेंस का हाफ है, 10 मीटर यहाँ पे लग रहा है, तो ये हो गया। जब इस वाले छोटे ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात, तो ये हमारा 5 मीटर हो गया है, ये 5 मीटर हो गया। तो ये कितना होगा, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू d2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5। तो कितना हो जाएगा, cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, तो d2 का वैल्यू
2.5 मीटर आ गया, D2 का वैल्यू 2.5 मीटर आ गया। तो ये फोर्स हमारा कितना टॉर्क लगाएगा, T2 कितना हो जाएगा, फोर्स है 5000 न्यूटन, डिस्टेंस है हमारा 2.5, कितना हो गया 12.5 और 0 0 3 zeros, तो 500 न्यूटन मीटर। ये जो मास है, बड़ा वाला जो हेवियर मास है विच इज इट्स आर्म, उसकी वजह से जो टॉर्क लगेगा वो ये लगेगा। ठीक, T1 क्या होगा, बड़े वाले ट्रायंगल में डिस्टेंस 10 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो 5 मीटर के आसपास आएगा, 5 मीटर ही आएगा, आसपास नहीं, 5 मीटर ही आएगा। cos 60 डिग्री क्या होगा, D1 डिवाइडेड बाई 10 मीटर, ठीक है, cos 60 1/2, तो D1 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, D1 का वैल्यू 5 मीटर आ जाएगा। 5 मीटर आ गया, 500 न्यूटन ये है, 500 न्यूटन इंटू 5 2500 न्यूटन मीटर। दोनों टॉर्क आप ऐड कर देंगे, T1 प्लस T2 कितना हो गया 15,000 न्यूटन मीटर आ जाएगा। नेट टॉर्क जो है वो आपका आ जाएगा 15,000 न्यूटन मीटर। T1 ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, नेट टॉर्क T1 प्लस T2 दोनों मिलके आपका प्रोड्यूस कर देंगे 15,000 न्यूटन मीटर का। ये बात क्लियर हुई। तो इस केस में आपने क्या किया, एप्लीकेशन में यहां से आपने दो फोर्सेस निकाले। पहली बात तो अगर ये मास है इसका, तो आपने इस बॉडी का जिसने उठाया हुआ है इस आर्म का, तो इस मास को कहाँ पे अप्लाई होगा, इसके मिड पॉइंट पे, सेंटर ऑफ मास पे, यहाँ पे मिड पॉइंट से अप्लाई होगा। वो कहाँ होगा, वो आपने निकाल लिया, mg नेट फोर्स F, और डिस्टेंस आपने D2 निकाल दिया, ये फोर्स का D1 डिस्टेंस आपने निकाल दिया, mg नेट, और दोनों का आपने टॉर्क कैलकुलेट कर दिया, नेट टॉर्क आपने कैलकुलेट कर दिया, जो कि इस पॉइंट ए के अक्रॉस अप्लाई कर रहे होंगे। ये बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। एक और रियल लाइफ प्रॉब्लम, आजकल बॉडी बिल्डिंग का जमाना है, तो एक क्वेश्चन हो जाए थोड़ा बॉडी बिल्डिंग से, ठीक। मैं तो वो सलमान खान का, आप लोगों को याद है वो गाना, वो जाने जाना आया था, उस समय मैं भी पढ़ता था स्कूल में, तो बड़ा इम्प्रेस्ड हुआ था। अब तो खैर तब 6 पैक का जमाना था, अब 8 पैक आ गया। तो अब आइए बॉडी बिल्डिंग के क्वेश्चन पे। हम लोगों को अपना ट्राइसेप्स बनाना है, ठीक है, ये ट्राइसेप्स मसल्स होती हैं, इनको बनाना है। कैसे बनाएंगे, हम हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, ऐसे वेट लिफ्ट करते हैं, ठीक है ना, ऐसे वेट लिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा फिर क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर पड़ता है। क्यों पड़ता है, अब उस चीज को एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोग ट्राइसेप्स बनाने के लिए ये वेट ऐसे क्यों करते हैं, ये वेट नीचे से ऊपर क्यों ऐसे उठाते हैं, या ऊपर से ये वाला वेट, ऐसे भी कई एक्सरसाइजेस होती है ना, ऐसे आपका वेट उधर लगा हुआ है, आपने ऊपर से नीचे पुल किया, तभी भी ये वाला पोर्शन आपका स्ट्रांग बनता है। क्यों ऐसे बनता है, लेट अस अंडरस्टैंड। तो एज्यूम करते हैं कि ये आपका हाथ है, ठीक है, ये उंगलियां हैं मान लीजिए, सॉरी थोड़ा सा अच्छा बना दो, ये अंगूठा, ये ड्राइंग बहुत ही पुअर है मेरी, तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ये है, ये हाथ है आपका, और यहाँ पे आपने वेट पकड़ लिया है मान लीजिए 20 kg का, जो कि ज्यादा है, ठीक। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, यहाँ वाला पोर्शन, ठीक, आपने ऐसे उठाया वेट, ये मान लीजिए 20 kg का है, आपने ऐसे उठाया, ठीक, और ये आपका ट्राइसेप्स बनाना है, ऐसे नीचे ले जा रहा है, ऐसे ऊपर कर रहा है, नीचे ले जा रहा है, ऊपर कर रहा है, ठीक। कैसे, अब ये एक्सरसाइज आपकी हेल्प कर रही है ट्राइसेप्स बनाने में, हो रहा है कैसे, लेट्स सी। मान लेते हैं अब ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा, हाथ अपना स्ट्रेटेंड है, 20 kg का फोर्स यहाँ पे लग रहा है, 20 यहाँ पे लग रहा है, इस वाले पॉइंट पे,
ठीक है। ये मान लीजिए आपका ज्वाइंट था और ज्वाइंट से मान लीजिए एक 15 सेंटीमीटर पकड़ लेता है, ज्वाइंट से 15 सेंटीमीटर दूर वाले मसल पे आपको इम्पैक्ट डालना है। ये आपके हाथ का वो पोर्शन है, हिंज, यहाँ पे ये वाला ज्वाइंट है, ये यहाँ बीच में है। यहाँ पे आपका एक फोर्स लग रहा है 20 मास था इंटू 10 mg नेट, mg जो लग रहा है इंटू 10, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 200 न्यूटन लग रहा है, राइट। ठीक, और आपके हाथ का भी मान लीजिए वजन है 10 केजी, आपके हाथ का भी वजन 10 केजी है। तो ये जो 10 केजी है वो कहाँ लग रहा है, वो इस वाले पॉइंट पे लग रहा है। कैसे लगेगा, 10 केजी अगर आपका वेट है तो ये कहाँ लगेगा, वो यहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लगेगा ना। तो 10 इंटू 10 100 न्यूटन हुआ। अब आपका हाथ ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो ये दोनों इस वाले पॉइंट पे टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे होंगे। इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स ऐसा यहां पे एग्जर्ट हो रहा होगा जो कि इनके इस मूवमेंट को बैलेंस कर रहा होगा। जब आपने ऐसे होल्ड कर लिया तो एक ऐसा फोर्स लग रहा होगा जो इनके दोनों के टॉर्क प्रोड्यूसिंग इफेक्ट को नेगेट कर रहा होगा इस वाले साइड पे, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां पे एक फोर्स F लग रहा होगा 15 मीटर पे। क्यों यहीं पे लग रहा होगा, ये कहां लग रहा है, ये आपको दे रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये फोर्स आपको दे रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक फोर्स काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा ना, तभी तो आपका ये बैलेंस्ड रहेगा, तभी तो ये आपका बैलेंस्ड रहेगा। तो एक टॉर्क जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, तभी तो ये बैलेंस्ड हो रही हैं चीजें। तो कैसे अब कैलकुलेट करेंगे कितना फोर्स लग रहा होगा, वो होगा ये 200 न्यूटन इनटू डिस्टेंस। मान लीजिए आपके हाथ की लंबाई जो है वो है 1 मीटर के आसपास। इतना लंबा हाथ होता है 1 मीटर, हाँ मान लीजिए कि 1 मीटर के आसपास है। तो ये जो 200 न्यूटन है ये एक मीटर के आसपास लग रहा है, 1 मीटर की दूरी पे। 1 मीटर हमने डिस्टेंस एज्यूम किया है, मे बी रॉन्ग हो, लेकिन 1 मीटर आप एज्यूम कर लीजिए कि 200 न्यूटन जो है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा है। तो 200 इंटू 1, ये नेट डिस्टेंस जो है 1, ये हो गया इस वाले फोर्स का टॉर्क, प्लस इस वाले फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा, ये आधे पे लग रहा है तो 0.5 m, ठीक है। तो 100 न्यूटन इंटू 0.5। अब देखिए मैंने क्या किया इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में हम क्लॉकवाइज वाले जो जितने भी फोर्सेस हैं, जो भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनको हम ऐड कर दे रहे हैं, किससे बैलेंस कर दे रहे हैं, इसको हम बैलेंस कर दे रहे हैं इस फोर्स से जो कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो फोर्स F इंटू डिस्टेंस इसका कितना है 15 सेंटीमीटर, मतलब 0.15 मीटर। अब सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 इंटू 50, 250 हो जाएगा। 250 डिवाइडेड बाई फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 250 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100 कर दीजिएगा, तो इतना न्यूटन फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। ये फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे होल्ड करने पे, तो फिर क्या होगा, नेट प्रेशर बनता है, मसल आपकी बनती है और आप स्ट्रांग होते हैं। ये बात समझ में आई कि किस तरीके से आपका ट्राइसेप बन रहा है। आपके जो दो फोर्सेस लग रहा है, आपने एक जो वेट यहाँ पे हैंड में होल्ड किया हुआ है वो नीचे की तरफ टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, आपका हाथ खुद ही टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, और नेट आपको यहाँ पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है। तभी तो क्लास में जब टीचर्स देखिए, अब टीचर्स आपको जब पनिशमेंट देते हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव आप लोगों को, आप लोग का मसल बिल्डिंग होता है। कहते हैं ना कि हाथ अपने सामने खड़े करके खड़े हो जाओ, तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपका ये मसल बिल्ड हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि ऐसे इससे मसल बिल्ड हो रहा है। इमेजिन करिए यही चीज आप पैरों की एक्सरसाइज से कर रहे हैं। पैरों की एक्सरसाइज जैसे मान लीजिए
ये कोई बेंच है जिस बेंच पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये आपका पैर है और आपने ये पैर अपना नीचे किया है, ठीक, और पैर नीचे क्या किया हुआ है, ये ऐसे स्लैंटेड है, यहाँ पे आपकी उंगलियां हैं और यहाँ पे आपने एक वेट होल्ड किया हुआ है, यहाँ पे आपने एक वेट होल्ड किया हुआ है। अब जैसे जैसे आप वेट अपना उठाते जाएंगे ये एंगल ऐसे चेंज होता जाएगा, ठीक, आपने पैर ऐसे किया हुआ है, ये वेट आपका ऐसे होल्ड किया हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 20 kg का वेट होल्ड किया हुआ है। अब देखिए आपके पैरों के मसल्स में ऊपर की तरफ पेन होने, ऊपर वाला जैसे घुटना यहाँ पे है, अगर आपका नी अगर यहाँ पे है तो ये ऊपर वाला पोर्शन पेन करने लगता है, ये वाला पोर्शन पेन करने लगता है। क्यों होता है, क्यों होता है, सोचिए, इसका डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका लेग का पोर्शन है जो ऐसे ऐसे लटका हुआ है, यहाँ पे एक वेट है 20 kg का, आपके लेग का वेट भी मान लीजिए 40 kg है, जो कि कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है आपके नीज के आसपास, अगर वो मिड पॉइंट है तो वो नीज अगर आपका मिड पॉइंट है, आपका लेग भी 40 kg का है, तो 40 × G 400 न्यूटन का तो फोर्स एक नीचे की तरफ लग रहा है, 220 kg आपने उठाया है, तो वो जो mg है यहाँ पे वो मान लीजिए 200 न्यूटन का यहाँ पे लग रहा है। नेट टॉर्क यहाँ पे जहाँ पे आपका पैर टिका हुआ है वो, अब आप इमेजिन करिए आपने इस तरीके से होल्ड किया हुआ है, तो एक फोर्स यहाँ पे क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में ये फोर्स घुमा रहा है, क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में ये फोर्स घुमा रहा है, तो एक फोर्स कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ ले जाने की, एक फोर्स कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ यहाँ पे ले जाने की, और फिर क्या होता है आपके दोनों तरफ या तो ऊपर वाले पोर्शन में पेन होता है, आपके पोजीशनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, हो सकता है आप ऐसा बैठे हो कि नी ही यहाँ तक आ गया हो, तो फिर आपके नीचे वाले सेक्शन में जो नीचे का पोर्शन होता है बोन, वो वाले पोर्शन में आपको पेन एक्सर्ट करता है, वो फोर्स क्या करेगा काउंटरवाइज, इसको बैलेंस करने के लिए एक टॉर्क जो काउंटरवाइज डायरेक्शन में काम करता है, उसकी वजह से आपको वहां पे पेन शुरू होता है। देखिए बॉडी में भी इस तरीके से काम होता है। इसी तरीके से आप खाना खाते समय जब आपके जॉ का मूवमेंट होता है, इमेजिन करिए, जाके सोचिए, एनविसाज करिए कि क्या हो रहा होगा ऐसा कि आपका जॉ ऐसे आप ओपन कर रहे होंगे, किस तरीके से मूवमेंट हो रहा होगा, खाना कहाँ पे होगा, ज्वाइंट कहाँ पे है, कितना फोर्स नीचे लग रहा होगा, तो कितना प्रेशर फील करना होगा चेहरे को, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं, अगर आप ज़्यादा बड़ा माउथ ओपन करके खाएंगे तो ज़्यादा प्रेशर फील होगा क्या, माउथ क्लोज करके खाएंगे तो कम प्रेशर फील होगा क्या, ये आप जाके आज जरा एनविसाज करिए, कमेंट सेक्शन में राइट करिएगा, ठीक है। तो ये आपने देखा किस तरीके से हमारे जो फोर्सेस हमारी बॉडी में, हम जब एक्सरसाइज करने जाते हैं तो फोर्सेस को, जो वेट्स हैं, उन वेट्स को बैलेंस करने के लिए हमारे मसल्स एडिशनल फोर्स लगाना पड़ता है, सो दैट हमारी बॉडी एक पोजीशन में रहे और उसकी वजह से ही हमारे मसल्स बिल्ट होते हैं, ठीक। यहाँ तक हमें क्लियर है। तो हमने टॉर्क के अभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस करने शुरू किए हैं, बट एटलीस्ट इससे आपको एक चीज तो क्लियर हो रही होगी, और वो हो रही होगी कि किस तरीके से आप टॉर्क रिलेटेड क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं, इनके टफ क्वेश्चंस हम अगले चैप्टर में कवर करने वाले हैं, अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है टॉपलिंग। टॉपलिंग का भी टॉर्क के साथ बहुत रिलेशन है, और हम समझते हैं कि वो किस तरीके से टॉर्क के प्रोड्यूस होने की वजह से बॉडी गिरती है, बॉडी गिर जाती है। जैसे कोई ट्रक सड़क पे जा रहा है, हैवी मास है, हल्का सा लैंड टिल्टेड होगा, या जिसे कहते हैं रोड बैंक्ड होगी, और फिर वहां पे वो ट्रक पलट जाता है, स्लाइड नहीं करता है, पलट जाता है। स्लाइड करने के लिए क्या कंडीशन है, ये हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में कवर किया है। पलटने के लिए क्या कंडीशन है, वो सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस कवर दिस टॉपिक विच इज टॉपलिंग। टॉपलिंग क्या है, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, एक सेकेंड। जैसे देखिए, ये एक रिलेटिवली स्मूथर सरफेस है,
इस पे ये बॉडी पड़ी हुई है ऐसे, ठीक है, और मैं इसको पुश करता हूँ, मैं इसको ऊपर की तरफ यहाँ से पुश करता हूँ, तो ये बॉडी आगे की तरफ जा रही है। जब मैं इस पे पुश कर रहा हूँ तो ये बॉडी जैसे जैसे एक सर्टेन लिमिट तक, जैसे मैंने एक फोर्स लगाया, ठीक, एक फोर्स लगाया तो क्या हो रहा है कि ये बॉडी नहीं बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं अपना फोर्स बढ़ाता जा रहा हूँ ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है आगे की तरफ, ये लीनियर मोशन कर रही है। इस कंडीशन में बॉडी पे कौन कौन से दो फोर्सेस लग रहे हैं, इस बॉक्स पे कौन कौन से दो फोर्सेस लग रहे हैं? एक फोर्स तो हम पीछे से पुश कर रहे हैं F, ठीक, बॉडी का डायरेक्शन इस तरफ हो रहा है तो हमारा फ्रिक्शन किस तरफ काम कर रहा है, इस तरफ काम कर रहा है। अब नेट फोर्स हमारा फ्रिक्शन से बड़ा हो जा रहा है, लीनियर मोशन बॉडी डिमॉन्स्ट्रेट कर दे रही है, आगे बढ़ जा रही है, ठीक है, यहां तक आप क्लियर हुए। अब इसी सिनेरियो को दूसरे तरीके से ट्रीट करते हैं, जहां पे मेरा जो हाथ है वो रिलेटिवली रफर सरफेस है, और रफर सरफेस होने की वजह से मैंने इसको यहाँ पे रखा, ठीक। अब मैं सेम फोर्स इसे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बार फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू है वो वैल्यू बड़ा है, ठीक। तो इस बार ये बॉडी क्या होगी, ऐसे पलटने की कोशिश करेगी, आप देख रहे हैं उड़ जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, ये ऐसे उड़ जा रही है, बॉडी ऐसे उड़ जा रही है, ऐसे उड़ जा रही है, आप नोटिस कर रहे हैं, बॉडी उड़ जा रही। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये सरफेस हो, तो हम लोग कई बार क्वेश्चन में सॉल्व कर देते हैं ये सरफेस है, मान लीजिए, मैं फिर से बनाता हूं, ये बॉडी है और ये एक सरफेस है, ठीक है, जिसपे वो मूव करने की कोशिश करिए, सरफेस हल्का सा रफ सरफेस है, ठीक। तो हम कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास से नेट फोर्स mg इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, और नॉर्मल हम इसी सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, यही करते हैं। आपने फोर्स वाले चैप्टर में ढेर सारे क्वेश्चंस किए हैं जो इसी तरीके से किए हैं, लेकिन इमेजिन करिए कि क्या ये जो नॉर्मल है वो इस पॉइंट से पास हो रहा होगा, ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल तो सरफेस अप्लाई कर रहा है हर एक जगह से, जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी टच पॉइंट्स हैं, सारे नॉर्मल पास कर रहा है। बॉडी के मूवमेंट जिस तरीके से हम क्या करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स के मासेस को हम कंसोलिडेट करके मान लेते हैं कि वो उसके सेंटर ऑफ मास पे है, और हम उस बॉडी के लीनियर मोशन को उसे ट्रीट करने लगते हैं उस सेंटर ऑफ मास के अराउंड। उसी तरीके से हम नॉर्मल के सारे पॉइंट्स को मान लेते हैं कि वो यहाँ से कहीं पास हो रहा है, या ऐसे मान लीजिए कि यहाँ से हम पास होता हुआ दिखा देते हैं इस वाले पॉइंट से, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक, यही करते हैं। अब एक बार फिर से देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस पिक्चर को फिर से देखिए, जब हम इसे पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, नॉर्मल जो है, ध्यान से देखिएगा, इधर वाले जो सरफेसेस हैं, जो मेरा हाथ का ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन जो पास में है फोर्स के, वो बॉडी ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो रही है, बॉडी ऊपर की तरफ उठने की शुरू हो रही। इस बार क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स है, ये जो हम फोर्स का एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये फोर्स का एप्लीकेशन जो है वो नेट फ्रिक्शन को काउंटर नहीं कर पा रहा है, फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं हो पा रहा, तभी तो क्या कहते हैं, वो बॉडी को आगे स्लाइड नहीं करा पा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है उसके बाद, आप ये देखिए, ये जो पुश है, इस पुश की वजह से बॉडी का जो है नॉर्मल, वो इधर कम होता हुआ दिख रहा है, आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, बॉडी आगे की तरफ चिपकी हुई है, पीछे की तरफ उठती जा रही है, तो इसका ये वाला जो सरफेस है वो कांटेक्ट अपना छोड़ता जा रहा है, लेकिन आगे की तरफ चिपकी हुई है, ये दिख रहा है आपको। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा टॉर्क के कॉन्सेप्ट में, इसको समझते हैं टॉर्क के कॉन्सेप्ट में, कैसे, ये बॉडी है, ठीक, मतलब जो भी चीजें हमने की, इसी चीज को जैसे हम लोग यहाँ इस बार पीछे से पुश कर रहे थे,
अगर मान लीजिए आगे से मैं इसे खींचने की कोशिश करूं, आगे से खींचने की कोशिश करूं तो क्या हो रहा है, ये आगे की तरफ पलट जा रही है, पीछे की तरफ ये अपना अपना सरफेस छोड़ती जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, ये आगे की तरफ नहीं पुल हो रही है। तो फोर्स जो है वो हम कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे मान लेते हैं कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और आपका जो है फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, स्मॉल एफ। तो बॉडी जो है वो आगे तो बढ़ नहीं रही है, लीनियर मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो नेट फोर्स आगे की तरफ लग रहा है वो किससे बैलेंस हो जा रहा है, फ्रिक्शन से बैलेंस हो जा रहा है। तो F इज इक्वल टू F। ठीक, यहां तक तो क्लियर है। लेकिन अब सोचिए, थोड़ा सा सोचिए इस बात को, मैं पुश कर रहा हूं तो बॉडी अभी टॉपल नहीं हो रही है, ठीक है, बॉडी अभी उठ नहीं रही, हल्का सा उठने की टेंडेंसी है, गिर नहीं रही है, ठीक है, गिर नहीं रही, आगे की तरफ गिर नहीं रही, पलट नहीं रही है। ऐसे क्यों? अगर हमारा नॉर्मल यहां से कहीं से पास हो रहा होता, अगर हमारा नॉर्मल, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो ऐसे कहीं पास हो रहा है, ठीक, तो लीनियर मोशन में तो डायरेक्शन नहीं हो रहा, लीनियरली बॉडी घूम नहीं रही है। लेकिन दो फोर्सेस, ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा। मान लीजिए इसकी लेंथ हम L मान लेते हैं, क्यूब का शेप की बॉडी है, इसकी लेंथ L/2 है। तो ये जो फोर्स है एक टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, घुमाना चाहिए इसको, तो ये तो क्लॉकवाइज में घुमाएगा। ये जो फ्रिक्शन है ये भी इस पॉइंट के अबाउट, ये फ्रिक्शन जो है, ये जो डिस्टेंस है L/2, इसके अराउंड ये भी एक टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, FL/2। ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, ये भी टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बॉडी तो टॉपल नहीं हो रही है। अगर एक ठीक ठाक सा फोर्स लग रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लग रहा, तो बॉडी टॉपल नहीं हो रही। मैं खींच रहा हूं तभी भी बॉडी टॉपल नहीं हो रही। ये जो नॉर्मल है, अगर हमारे हाइपोथेसिस के हिसाब से ये नॉर्मल सेंटर से पास कर रहा होता, तो ये तो कोई भी टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट, राइट। तो ये फोर्स क्लॉकवाइज, ये फोर्स क्लॉकवाइज, दो फोर्सेस, फ्रिक्शन और जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तभी भी बॉडी को टॉपल तो होना चाहिए था। तो बॉडी टॉपल क्यों नहीं हो रही है? बॉडी इसलिए टॉपल नहीं हो रही है, आपने ध्यान दीजिए, जब आप हल्का सा पुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो बॉडी उठ रही है, बॉडी उठ रही है, हल्की सी इस तरफ से उठ रही है, आगे की तरफ आगे जा रही है। इसका मतलब हमारा जो नॉर्मल है वो नॉर्मल सेंटर से पास नहीं हो रहा है। ये जो COM है वहां से पास नहीं हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, वो हल्का सा साइड से पास हो रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे पास हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो भी डिस्टेंस है, मान लीजिए डिस्टेंस x है, इस डिस्टेंस पे एक काउंटरवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ये तभी तो बॉडी टॉपल नहीं हो रही, हिल नहीं रही है, गिर भी नहीं रही है, हल्का सा भी रोटेशनल टेंडेंसी नहीं दिखा रही है, उठने वाली जस्ट है। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स जो है वो अब सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है। बॉडी रुकी होती, एक जगह स्टेबल होती, तब तो पास कर रहे होते, हमारा वो अजम्पशन सही हो जाता। लेकिन इस केस में फोर्स के एप्लीकेशन के बाद भी बॉडी टॉपलिंग टेंडेंसी अभी नहीं दिखा रही, मतलब लग रहा है कि टॉपल, फाइनली वो टॉपल करेगी, लेकिन अभी फोर्स का अमाउंट बहुत छोटा सा है। तो उस केस में हमारा जो नॉर्मल है वो x डिस्टेंस पे यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है, तभी तो वो जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट काउंटर क्लॉकवाइज, वो बैलेंस कर रहा है इसके द्वारा, इस फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस टॉर्क से को और इस फ्रिक्शन के द्वारा प्रोड्यूस टॉर्क को, तभी तो बॉडी अपने रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ये बात समझिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी है, तो इसका मतलब क्यों है, क्योंकि ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, वो क्या कहते हैं, नेट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होने दे रहा है। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक बॉडी है, क्यूब शेप की है, एक बॉडी है वो
सॉरी क्यूबॉइड कर देते हैं, थोड़ा सा अब इसे कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। लेंथ जो है उसका, ये जो लेंथ है ये इसकी, ये है 5 मीटर की, ठीक। और ये जो ब्रेथ है इसकी, ये है 4 मीटर की, ठीक। और ये जो है बॉडी का सेंटर ऑफ मास है कहीं यहाँ पे। फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे लग रहा है इस डायरेक्शन में, और आपने 10 न्यूटन का एक फोर्स यहां पे लगाया है इस डायरेक्शन में, F। बॉडी टॉपल नहीं कर रही है। आपसे पूछ दिया जाए कि आपका जो नॉर्मल है वो कितने डिस्टेंस पे लग रहा होगा इसके सेंटर ऑफ मास से, कितने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास से ये नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, तो क्या करेंगे बताइए। फोर्स का एप्लीकेशन अगर यहां से देखा जाए तो ये वाला जो फोर्स है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4, ब्रेथ उसकी 4 mm है, तो 2 mm का डिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी। तो इस फोर्स की वजह से कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, 10 इंटू 2, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। प्लस ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बॉडी चूंकि स्टेबल है, लीनियर मोशन नहीं कर रही, तो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपके नेट फोर्स के बराबर है, तभी तो बॉडी स्टेबल है। तो ये जो 10 न्यूटन है जो कि 10 न्यूटन के बराबर है यहाँ पे, वो, और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितना हुआ यहाँ से 2 मीटर आधे पे लग रहा है, तो 10 इंटू 2, ये किसके बराबर है, ये नॉर्मल के, नॉर्मल चूंकि काउंटर क्लॉकवाइज यहां से फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज में घुमाने की कोशिश करा ना, नॉर्मल इंटू एक्स। बताइए इसमें नॉर्मल के क्या है, नॉर्मल जो है वो mg है, इस बॉक्स का जो वेट है mg, वो बैलेंस्ड है, बॉडी यहाँ पे स्टेबल है, तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg। मास मान लीजिए बॉडी का 10 kg है, इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 प्लस 20 40। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 40 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.4 मीटर के डिस्टेंस पे ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ये बात क्लियर हुई, ये बात कि ये 0.4 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा होगा, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक। क्वेश्चन में अब एक बात बताइए, जैसे जैसे हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और बॉडी अभी मूव नहीं कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू ज्यादा है, वैसे वैसे हमारा नॉर्मल शिफ्ट होता जाएगा, कब तक, यहां लास्ट के पोर्शन तक। तो टॉपलिंग के ठीक पहले ध्यान रखिएगा, टॉपलिंग के ठीक पहले हमारा नॉर्मल जो है वो शिफ्ट होके कहां पहुंच चुका रहेगा, हमारा नॉर्मल जो है वो शिफ्ट होके एज तक पहुंच चुका रहेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी बॉडी थी, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा था, जैसे जैसे हमारे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो टॉर्क और ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स से अभी ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है, बॉडी अभी भी रुकी हुई है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, नॉर्मल पहले यहां लग रहा था इस डिस्टेंस पे, थोड़ी देर बाद फोर्स का वैल्यू आप फिर से बढ़ाएंगे तो यहां लगने लगेगा, उसको वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद वो शिफ्ट होकर यहां हो जाएगा, फिर फोर्स आप वैल्यू बढ़ाएंगे, नॉर्मल यहां हो जाएगा। एक पॉइंट आएगा कि जब नॉर्मल यहां पे हो जाएगा, आपने उसके बाद थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाया, बॉडी टॉपल कर जाएगी, बॉडी गिर जाएगी, क्योंकि अब बैलेंस, बॉडी ऐसे पलट जाएगी, आपने ऐसे किया तो बॉडी ऐसे पलट जाएगी, क्योंकि अब क्या करते हैं, ये जो टॉर्क प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स हैं, फोर्स और फ्रिक्शन, इन दोनों के टॉर्क प्रोड्यूसिंग इंपैक्ट को बैलेंस करने के लिए
अब नहीं कोई जगह है, कोई फोर्स ही नहीं है, इसके बाहर थोड़ी नॉर्मल लग जाएगा, बॉडी के बाहर तो नॉर्मल नहीं लग जाएगा, राइट। उस केस में तो बॉडी के बाहर नॉर्मल नहीं लगेगा। अब जैसे क्वेश्चन क्या दिया जाए, सेम पिछला वाला क्वेश्चन, उसमें क्या दिया जाए कि बॉडी जस्ट टॉपल होने से पहले, यहां पे टॉपल होने से पहले यहां पे मान लीजिए 50 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। ये ब्रेथ, ये लेंथ थी अपनी 5 मीटर और ये था 4 मीटर। आपसे पूछ दिया जाए कि टॉपल होने से पहले नेट नॉर्मल फोर्स की क्या वैल्यू है, वो नॉर्मल फोर्स की कितनी वैल्यू है, तो सिंपल सा फॉर्मूला अपना, फोर्स, ये जो फोर्स है, डिस्टेंस कितना हुआ, वो लग रहा है 2 मीटर पे, ये जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है ये भी 2 मीटर पे लग रहा है। नॉर्मल के साथ जो अब हमारा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो गया, ये नॉर्मल फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में यहाँ पे लग रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक, यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो आप इसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड कैलकुलेट कर लीजिए नेट टॉर्क। नॉर्मल एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, नॉर्मल इनटू डिस्टेंस कितना हुआ 2.5, ये लेंथ है, उसकी आधी लेंथ कितनी हो 2.5, 2.5 दिस इज इक्वल टू फोर्स जो है 50 इनटू, मान लीजिए आपको मास नहीं दिया हुआ है इस केस में, तो इनटू 2 प्लस 50, ये फ्रिक्शन जो है वो 50 इंटू 2, ये फ्रिक्शन वाला एफ है, ये फोर्स वाला एफ है, इंटू 2, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है। यहाँ से आपको नॉर्मल का वैल्यू आ जाएगा, नेट नॉर्मल का वैल्यू। अच्छा, आपसे क्वेश्चन में एक डाउट बार बार आ रहा होगा कि ये हम बार बार सेंटर ऑफ मास के अराउंड ही क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इस पॉइंट के अराउंड भी कैलकुलेट कर लें, हम इस पॉइंट के अराउंड कैलकुलेट कर लें, हम इस पॉइंट के अराउंड कैलकुलेट कर लें, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपका, वहां से भी आप बैलेंस कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए हमारी बॉडी मूव करने लगे, ठीक है, मूव भी कर रही है, और आप कहीं इसके अंदर बैठे हुए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपको एक सूडो फोर्स का एप्लीकेशन कराना पड़ेगा, और सूडो फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से क्या होगा, आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही होगी। सूडो फोर्स का जब आप एप्लीकेशन कराएंगे तो सेंटर ऑफ मास से आप पास करता हुआ उसे दिखाएंगे, तो उस केस में सूडो फोर्स के इम्पैक्ट को निगेट करने के लिए, बार बार कैलकुलेशन में सूडो फोर्स का इम्पैक्ट ना आए, यहाँ पे अगर आप ले लेंगे तो फिर सूडो फोर्स से भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एम ए हो जाए, ये एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो आप इस वाले फोर्स के भी इम्पैक्ट को कैलकुलेट करने के लिए इस वाले पॉइंट पे कंसिडर करने लगेंगे। तो इसीलिए हम बार बार सेंटर ऑफ मास पे, अबाउट सेंटर ऑफ मास वी आर कैलकुलेटिंग द टॉर्क, और हम ये वैल्यू निकाल के दिखा रहे हैं सूडो फोर्स के इम्पैक्ट से बचने के लिए, ठीक है। ये बात यहाँ तक समझ में आई। तो आज का जो चैप्टर है या आज का जो वीडियो है, हम अभी यहीं रोकते हैं, हम यहीं रुकते हैं। हमने क्या किया, हमने बेसिक न्यूमेरिकल्स किए कुछ, और बेसिक न्यूमेरिकल्स करने के बाद हमने टॉपलिंग एज अ कॉन्सेप्ट समझा है। अगले पार्ट में हम टॉपलिंग ऑफ अ ट्रक या ऑफ अ कार समझेंगे कि कार और ट्रक क्यों गिर जाता है। वो इस कॉन्सेप्ट से हल्का सा डिफरेंट है, इसीलिए मैं उसे शुरू नहीं करना चाह रहा हूँ, इट वुड टेक सम टाइम। और हम इसी टॉपलिंग से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे, टॉर्क से रिलेटेड और टफर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी टॉर्क पे ही एक और नेक्स्ट जो अपना पार्ट बनने वाला है वो भी टॉर्क पे ही रहेगा। आप कॉन्फिडेंट होते जाइए इस टॉपिक पे, ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक और चैप्टर कर लेंगे न्यूमेरिकल्स का, नहीं तो फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू करेंगे। मैं बहुत ही आराम से इस टॉपिक को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चंस भी कर रहे हैं हम लोग, और हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। इससे क्या होगा, जब आप बेसिक लेवल से शुरू करते हैं तो आपका जब आप जो अर्ली गेन्स होते हैं ना, छोटे छोटे से जो पास के लटके हुए, जब आप आम तोड़ने जाते हैं, नीचे लटके हुए जब आप आम तोड़ लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो धीरे धीरे जब आप इजी क्वेश्चंस करने लगेंगे तो आपका सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस आता जाएगा, सब्जेक्ट पे जब कॉन्फिडेंस आता जाएगा तो आप और टफर क्वेश्चंस करते जाएंगे। इसीलिए हम इस टॉपिक को बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे अभी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो हम और उस पर बात करेंगे आगे वाले चैप्टर में। अभी टॉपलिंग पे
और भी क्वेश्चन हम करेंगे। टॉपलिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें हम और भी क्वेश्चन करेंगे। और फिर हमारे टॉर्क पे और भी टफर न्यूमेरिकल्स हम उनकी बात करेंगे। ट्रक क्यों पलट जाता है हम उसके बारे में भी बात करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। तो होप आप लोगों ने इस चैप्टर में कुछ सीखा है। I'll be coming back with the next one pretty quickly. Thank you for watching this.